जी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला स्टेप है अब इस वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। सो इस पहले स्टेप के अंदर जो है ना, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल अबाउट। सो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स को पढ़ें, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अप्रूवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी रिटन, oral or implied by an entity's customary business practices। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो विदर ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है बाय एन एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस। डिपेंड करता है एंटिटी की बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी हैं। अगर एंटिटी जो है ना वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन में करती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एप्लीकेबल होगा। अगर एक एंटिटी जो है ना वो रिटन भी करती है, ओरल भी करती है, एम्प्लॉयड भी करती है, सो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही हो तो वो आपका IFRS 15 के अंदर फॉल करेगा। इट कुड बी इम्प्लॉयड और ओरल, डिपेंड्स अपॉन एंटिटी की कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या हैं। सो जो फीचर के जो कॉन्ट्रैक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो ये हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, और द राइट्स एंड पेमेंट्स टर्म्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड। तो दोनों के राइट्स, दोनों पार्टीज़ के राइट्स, जिसमें आपके सेलर और आपके बायर, इन दोनों के राइट्स आइडेंटिफाई होना चाहिए। पेमेंट्स टर्म्स रिगार्डिंग गुड्स और सर्विस टू बी ट्रांसफर्ड कैन बी आइडेंटिफाइबल। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि एंटिटी को सर्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ऐसा एंटिटी जो है ट्रांजैक्शन के अंदर इंटर हो रही है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑन आर्म्स लेंथ। इफ इट्स ऑन नॉट दी आर्म्स लेंथ, कुछ एंटिटी को अपना फ़ायदा भी होना चाहिए, कोई सर्टेन कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसा नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है। It is probable that the consideration will be received considering only the customer's ability and intention to pay। For suppose आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन you are expecting कि सामने वाला जो कस्टमर है ना वो तो पैसे देने वाला ही नहीं है ना, तो मतलब आपने कस्टमर के इंटेंशन को पहले से ही असेस करके रखा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में है ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट का एट्रीब्यूट ही नहीं है। आप फिफ्थ अगर ये क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेंगे ना, फोर्थ क्राइटेरिया में, तो इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, वो सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 के स्कोप में आएगा ही नहीं। सो एक और इसके अंदर एलिमेंट है, इफ़ ईच पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ यूनिलैटरल एनफोर्सेबल राइट टू टर्मिनेट अ होली अंडर परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी और पार्टीज, नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट अंडर IFRS 15। देखें, दोनों में से किसी एक पार्टी के पास भी एक यूनिलैटरल या एनफोर्सेबल राइट है टू टर्मिनेट द होल अंडर परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, मैंने दोनों में से किसी एक पार्टी को बोला, दोनों पार्टी के पास अगर ये राइट है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का और विदाउट कंपनसेटिंग दी अदर पार्टी, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा ना। दोनों पार्टीज़ के पास किसी के पास भी राइट है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो सकता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में ये कॉन्ट्रैक्ट की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 के अंदर फॉल नहीं करेगा। आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कि आपको लग रहा है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको आप आपस में कंबाइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो आप किस बेसिस पे करेंगे? अगर या तो वो दे आर entered into at near the same time with the same customer, if either the contracts are negotiated as a package with a single commercial objective। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है ना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग, वो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एक ही है। इससे मुराद क्या है कि आपको जो ऑब्लिगेशन सेटल करनी है ना अपने कस्टमर को, वो एक्चुअल में ऑब्लिगेशन एक ही है। कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीपल हो रहे हैं लेकिन ऑब्लिगेशन एक ही है। तो इसका मुराद है कि सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। द कंसिडरेशन फॉर ईच कस्टमर इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑन दी अदर। जो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कंसिडरेशन मिल रही है, जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अगर आप दे रहे हैं और कंसिडरेशन आपको एक ही मिल रही है, वो कंसिडरेशन दो कॉन्ट्रैक्ट से आपस में हाईली लिंक्ड है, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। द ओवरऑल गुड्स और सर्विसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आपको ऐसा लग रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दी जा रही है ना, वो लग तो रहा है कि आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप एक ही सेटल कर रहे हैं कस्टमर को। आप दे तो एक ही चीज़ रहे हैं ना। फॉर सपोज आपने कस्टमर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आपने जो है ना वो घर बना के देना है। तो घर के लिए उसे ईंटें भी चाहिए, घर के लिए उसे सीमेंट भी चाहिए, घर के लिए उसे 3-4 और चीज़ें चाहिए।
तो अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? घर बना के देना ना। आप प्रॉमिस को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो तो आपकी सिंगल एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आपके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप उसको ईंटें भी बेच रहे हैं, सीमेंट भी बेच रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? घर बना के देना। तो फिर इसमें आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है ना वो आपकी एक ही है, क्योंकि आपका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव ये एक है, घर बना के देना। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप एक ही में कंबाइन कर सकते हैं, उसमें आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर सकते हैं।